is food security in India, chapter number 4 from economics. Now, what is food security? फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है फूड की अवेलेबिलिटी, उसकी एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी लोगों के लिए, यानी कि खाना, अगर खाना हमारे पास, यानी कि फूड सिक्योरिटी जैसे वर्ड यूज़ किया गया है, खाना जो है वो लोगों के पास अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि हमारे देश में खाना है, उसमें कोई कमी नहीं है, कोई गलत नहीं है बहुत हमारे पास। और एक्सेसिबिलिटी, क्या लोगों तक वो पहुंच रहा है? पहुंच भी सकता है ऑब्वियसली, किसी भी स्टेट में जाओ आप, खाना तो इजीली अवेलेबल है ही। तीसरी चीज़, वहाँ पर होने से लोगों को मिलने में फ़र्क होता है कि आपके पास फूड है, लेकिन क्या लोग उसको अफोर्ड कर पाते हैं? इसी को बोला जाता है फूड सिक्योरिटी, यानी कि किसी भी राष्ट्र के पास खाना जो है उस कितना अवेलेबल है, क्या वो हर एरिया के लोगों के पास इजीली एक्सेसिबल है, वहाँ पहुँच सकता है। और तीसरी चीज़, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं? अगर ये सब चीज़ें हैं तो वी कैन से दैट फूड सिक्योरिटी उस देश में है। अब भारत के बारे में जानेंगे कि फूड सिक्योरिटी भारत में कैसी है। गरीब लोग जो हैं उनके पास खाने की हमेशा ही इनसिक्योरिटी रहती है, क्योंकि जब भी फूड प्रोडक्शन में कुछ समस्या आती है, जैसे कि हम जानते हैं कि समय समय पर हम देखते हैं अकाल पड़ जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है, एट्सेट्रा, फ्लड आ जाता है, तो खाना जो है यानी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तो उस समय लोगों के पास खाना अच्छे से नहीं मिल पाता है हर एक व्यक्ति को। और फूड सिक्योरिटी जो है एक और चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, वो है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम पीडीएस कहते हैं, एंड गवर्नमेंट विजिलेंस एंड एक्शन एट टाइम्स व्हेन द फूड सिक्योरिटी इज थ्रेटेंड। अब पीडीएस सिस्टम जो रहता है, जिसको हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, ये वो सिस्टम होता है जिसमें आम गरीब लोगों तक खाना जो है सस्ते दाम पर पहुंचाया जाता है। जैसे कि आज हम गेहूं वगैरह खरीदते हैं, तो हमें गेहूं का रेट अगर समझो कि 25-28 रुपये किलो पड़ता है, तो अगर राशन की जो शॉप्स होती हैं, जिनको हम फेयर प्राइस शॉप्स कहते हैं, वहाँ पर यही जो गेहूं है, यही चावल जो है, इनको गरीब लोगों को 2-4 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है। यानी कि हम उसको 25 रुपीज़ 30 रुपीज़ भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी वो नहीं कर सकता, इसलिए उनको ये सस्ते दामों पर प्रोवाइड करवाया जाता है। और खाना जो है स्पेशली जब अकाल पड़ जाता है, जब खाने की कमी हो जाती है, तब लोग क्या करते हैं, उसकी जमाखोरी कर लेते हैं, उसको अपने पास रख लेते हैं, फिर उसको जब दाम बढ़ जाते हैं तब उसको मार्केट में बेच देते हैं हाई दाम पे। तो इस तरीके की घटनाओं को भी सरकार जो है वो नज़र रखती है और हमेशा ध्यान रखती है कि ऐसी घटनाएं ना हो। और फूड सिक्योरिटी और डिटेल में देखें तो क्या है। फूड जो है हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाइटल सोर्स है। जितना ज़रूरी हमारे लिए ब्रीदिंग है, उतना ही ज़रूरी हमारे लिए फूड भी है। लेकिन देखा जाए तो फूड की भी हमारे पास, जैसे हवा तो चलो सब लोगों को मिल रही है, लेकिन खाना सब लोगों को बराबर मात्रा में मिल पा रहा है कि नहीं, ये बहुत ही ज़रूरी है किसी भी देश के लिए पुख्ता करना। अब फूड सिक्योरिटी हैज़ फॉलोइंग डायमेंशन। फूड सिक्योरिटी को समझने के लिए कुछ अलग अलग यहाँ पर पॉइंट्स को लिखा गया, जिसमें पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। फूड प्रोडक्शन किसी देश के अंदर कितना हो रहा है, या फिर कितना फूड वो बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, या फिर उसके पास पिछले साल का कितना फूड जो था ग्रैंडरीज के अंदर, यानी कि ग्रैंडरीज मतलब गोदामों के अंदर कितना फूड उसके पास स्टोर्ड पड़ा हुआ था। इस सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है किसी भी देश का फूड सिक्योरिटी का ढांचा, कि अगर हमारे पास फूड ही नहीं है तो फिर हम कैसे कहेंगे वी आर सिक्योर इन टर्म्स ऑफ फूड। ठीक है, तो फूड प्रोडक्शन सबसे पहली बात होती है कि कितना आपके देश में प्रोड्यूस हो रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, हमें फिर देशों से मंगवाना पड़ता है, तो वो भी हम इंपोर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। वो जैसे प्रेजेंट टाइम में बोला जा रहा है, जैसे इंडिया और कनाडा के बीच में थोड़े संबंध पहले से काफ़ी बिगड़ गए हैं। आपने सुना होगा, रोज ही हमारे खिलाफ वहाँ से बयान आता है, फिर हमारे यहाँ से कुछ उनके जो राजनयिक थे उनको हमने यहाँ से निकाल दिया, भेज दिया वापस। तो ऐसे में कहा जा रहा है आने वाले टाइम में जो दालों का प्रोडक्शन है, जो हम लोग पल्सेस खाते हैं, वो हम कनाडा से इंपोर्ट करते हैं, तो इसके ऊपर भी असर पड़ेगा। और जो जानकार लोग हैं वो कहते हैं कि इसके दाम बढ़ जाएंगे आने वाले समय में। ऑल्दो पल्सेस आर क्वाइट कॉस्टली, अभी भी काफ़ी कॉस्टली है। दूसरा पॉइंट इसी टर्म में आता है, वो आता है बेटा एक्सेसिबिलिटी। इसका मतलब होता है फूड जो है क्या सब लोगों की रीच में है, क्या सब लोग उस तक पहुंच सकते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी कदम है कि भी फूड जो है अवेलेबल होना देश के अंदर अलग चीज़ हो गई, अब लोग उस तक पहुंच सकते हैं कि नहीं, क्या लोगों के लिए एक्सेसिबल है वो भी ज़रूरी है देखना। और तीसरी और मुख्य चीज़ जो यहाँ पर देखने को मिलेगी हमें, वो ये मिलेगी अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब कि हर एक व्यक्ति जो है, क्या उसके पास इनफ मनी है, क्या उतना सफिशिएंट पैसा है कि वो उसके लिए जितना न्यूट्रिशियस फूड चाहिए उतना ले पाए।
समझ रहे हो, हम जिस साइंस में पढ़ते हैं ना डाइट के बारे में, स्पेशल बैलेंस डाइट के बारे में। तो बैलेंस डाइट मतलब हमने इसमें ये भी देखा है कि शहरों में रहने वाले लोग इकोनॉमिक्स में कि गांव में रहने वाले लोग दोनों की जो कैलोरी कंजप्शन होती है, कैलोरी इनटेक होता है, वो भी अलग होता है। शहर के लोगों को कैलोरीज ज़्यादा चाहिए, गांव के लोगों को कम कैलोरीज चाहिए, एक्सेट्रा, ऐसा रहता है। तो ठीक है, तो उनको किस प्रकार से हम लोग कैलोरीज कैसे मिलेगी, कौन से फूड से कितनी मिलेगी, तो उतना खाना तो उनको रोज का चाहिए ना भाई। तो उतना खाना उनको चाहिए, तो वो खाना कब मिलेगा, जब खाने की प्रॉपर अवेलेबिलिटी होगी, एसेसिबिलिटी होगी और साथ में अफोर्डेबिलिटी भी होगी, यानी कि फूड सिक्योरिटी। तो इसलिए फूड सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर की जाती है किसी देश के अंदर तीन चीज़ों से। पहला, इनफ फूड, कि वहाँ पर फूड इनफ अवेलेबल है या नहीं, ठीक है, इनफ फूड। दूसरा, क्या सब लोगों के पास कैपेसिटी है उसको बाय करने की। और तीसरा, नो बैरियर्स ऑन द एक्सेस ऑफ फूड, कि फूड के एक्सेसिबिलिटी के लिए कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, सब लोगों को समान रूप से अधिकार होता है कोई भी चीज़। अब आपको पिज़्ज़ा खाना है तो आप जाके खा सकते हो, किसी और व्यक्ति को खाना, आज भाई कोई एकदम गरीब आदमी है, उसने बच्चे का जन्मदिन है, आज वो बच्चा डोमिनोज में जाके पिज़्ज़ा खाना चाहता है, एंड ही हैव द मनी, देन ही कैन ऑल्सो गो। उसके लिए कोई बैरियर तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि भी आप जा सकते हो, वो नहीं जा सकता, मैं जा सकता हूँ, दूसरा नहीं जा सकता है। तो ये भी चीज़ जरूरी है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट वाई फूड सिक्योरिटी। अब फूड सिक्योरिटी के बारे में बात की जा रही है, फूड सिक्योरिटी क्यों। द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माइट बी फूड इनसिक्योर most of the times, while persons have the poverty line above the poverty line might also be food insecure when the country faces a national disaster calamity like earthquake, drought, flood, tsunami, widespread famines and all these things etc. अब गरीब जो लोग हैं, ठीक है, वो तो फूड प्रोडक्शन या फूड तक पहुंचने के लिए, एक्सेसिबिलिटी के लिए वो इनसिक्योर फील कर सकते हैं ज़्यादातर समय पर, ठीक है। लेकिन अबव पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं, यानी कि जो गरीबी रेखा से ऊपर रहते हैं, उनको भी इनसिक्योरिटी फील हो सकती है फूड प्रोडक्शन या फूड के मामले में। कब, खासकर जब ये कैलामिटीज़ हमारे सामने आ जाती हैं। ये कैलामिटीज़ कौन कौन सी हैं, जो कि हमारे नेशनल लेवल पर हम देखते हैं कि भाई ये जो कैलामिटीज़ के बारे में बात की गई है, अर्थक्वेक हो गया, ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया, सुनामी हो गया, ऐसी घटनाओं से क्या होता है, बहुत सारी फसल बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे में उन लोगों को खाना, वो भी लोग खाने तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब हाउ फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग ए कैलामिटी। अब ये प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन कैसे पड़ता है भाई। ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी से ड्रॉट, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्रीजेस। तो जब ड्रॉट, समझो कि हम बात करें सूखे की, ड्रॉट मतलब होता है सूखा, जब बारिश नहीं होती है, तो फूड की जो प्रोडक्शन है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब पानी सब जगह पर फसलों को नहीं मिलेगा तो आधे से ज़्यादा फसलें तो सूख जाएंगी, और जो थोड़ा बहुत पानी अवेलेबल करवाया जाएगा उससे वो फसल उगेगी। इट क्रिएट्स अ शॉर्टेज ऑफ फूड इन द अफेक्टेड एरियाज। इससे जिन एरियाज में ड्रॉट का इफेक्ट ज़्यादा होगा वहाँ पर शॉर्टेज हो जाएगी फूड की। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड द प्राइजेज गोज अप। अब फूड का जब शॉर्टेज होगा तो उसके दाम बढ़ जाएंगे, किसी चीज़ की जब कमी हो जाती है तो उसके दाम बढ़ जाते हैं। एट द हाई प्राइजेज सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाई फूड। अब ये जो बढ़ा हुआ दाम होता है, हर एक आदमी इस पे खाने को अफोर्ड नहीं कर सकता है बढ़े हुए दामों पे। जैसे प्रेजेंटली हम देखें, अभी प्याज के दाम ही काफ़ी बढ़ गए हैं, 70-80 रुपीज़ प्याज हो गए, ठीक है, ऑनियन। तो क्या हर एक आदमी उसको अफोर्ड कर पा रहा है, आज ही नहीं कर पा रहा, तो ऑब्वियसली हर एक आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। If such calamity happens in a very widespread area or is stretched over a longer time period, it may cause a situation of starvation. A massive starvation might take a turn of famine. अब ये जो कैलेमिटी है ये एक पर्टिकुलर एरिया को कवर करेगी, या फिर अगर इसका एरिया थोड़ा वाइड हो गया, यानी कि काफ़ी लंबे चौड़े एरिया पे, समझो कि पूरे भारत में, उत्तर भारत में सूखा पड़ गया, ठीक है, तो या फिर पूरे उत्तर भारत में नहीं पड़ा लेकिन सूखा पड़ा और लंबे समय तक खिंच गया, काफ़ी समय तक चलता रहा वो, वही सिचुएशन, यानी कि उसका हमें निकास ना मिल पाया किसी वजह से, तो इससे स्टार्वेशन की स्थिति भी आ सकती है, यानी कि भूखमरी हो सकती है। और इससे, इस सिचुएशन को अगर हम देखें तो ये आगे आने वाले समय में फेमाइन में भी टर्न कर सकता है। A famine is characterized by widespread deaths due to starvation and epidemics caused by forced use of contaminated water or decaying food and loss of body resistance due to weakening from starvation. अब फेमाइन क्या होता है एक्चुअल में, यहाँ पर फेमाइन की भी इन्होंने डेफिनेशन थोड़ी दी गई। फेमाइन जो है
उसका मतलब होता है वाइड स्प्रेड डेथ, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पे डेथ होना। क्यों? स्टारवेशन के कारण, भुखमरी के कारण, एपिडेमिक्स के कारण, यानी कि बीमारियां फैल जाती हैं उससे। और एपिडेमिक्स क्यों फैलते हैं, बीमारियां क्यों फैलती हैं? बिकॉज ऑफ कंटामिनेटेड वाटर एंड डिकेइंग फूड। लोगों के पास जब खाने की कमी होगी, पानी की कमी होगी, तो लोग क्या करेंगे? गंदा पानी भी पिएंगे। क्योंकि आदमी बिल्कुल प्यास से मर रहा हो तो उसको जैसा भी पानी मिल जाए वो पी लेगा, डिकेइंग फूड खाएगा वो। और इस सब से उनकी बॉडी का जो रेजिस्टेंस है बीमारियों से लड़ने का, वो कमज़ोर हो जाएगा और भूख से वो मर जाएंगे। The most devastating famine that occurred in India was the famine of Bengal in 1943. भारत के अंदर 1943 में फेमाइन आया था, हुआ था 1943 में बंगाल में। This famine killed 30 lakh people in province of Bengal. 30 लाख लोग सिर्फ बंगाल के अंदर मारे गए थे इसमें। तो आप यहीं से आइडिया लगा सकते हो कितना खतरनाक हो सकता है। अब यहाँ पर एक टेबल दिया गया, प्रोडक्शन ऑफ राइस इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल। बंगाल के अंदर 1938 में कितने टन ये राइस प्रोड्यूस किया गया, टोटल अवेलेबिलिटी कितनी थी, ये सारी डिटेल यहाँ पर दी गई। तो आप देखोगे यहाँ पर 1943 के अंदर ये प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गया था, 76 रह गया था। हमने सिर्फ 3 लाख टन इंपोर्ट किया था और टोटल अवेलेबिलिटी हमारे पास थी सिर्फ 79 लाख टन। अब ऑब्वियसली 5 साल के बाद पॉपुलेशन तो ग्रोथ हुई होगी और उसके बाद हमारे पास खाने की शॉर्टेज होना स्वाभाविक सी बात है। Nothing like Bengal famine has happened in India again. It is, however, disturbing to note that even today famine-like conditions exist in many parts of the country. अब ये बहुत ही अच्छी बात है कि 1943 के बाद भारत में कभी ऐसी घटना नहीं हुई, यानी कि ऑलमोस्ट 80 साल हो गए हैं हमारे पास दोबारा कभी ऐसी घटना हमने उत्पन्न नहीं होने दी है। लेकिन फिर भी भारत के अंदर अलग अलग जगहों पे कंडीशन जो हैं, कुछ जगहों पे थोड़ी बहुत इससे मिलती जुलती हो जाती है। जैसे कि कुछ जगहों पे फेमाइन, या फिर हम कह सकते हैं कि खाना वगैरह अवेलेबल ना होने के कारण, पानी वगैरह अवेलेबल ना होने के कारण स्टार्वेशन डेथ्स होती ही रही, भूख से लोग मरते ही रहे। नेचुरल कैलेमिटीज़ एंड पेंडेमिक्स में ऑल्सो लीड टू फूड शॉर्टेजेस। नेचुरल कैलेमिटीज़ के साथ साथ पेंडेमिक्स की बात करें तो इससे फूड शॉर्टेज कॉमनली देखने को मिलती है। रीसेंट अगर एग्जांपल की बात करें हम लोग, तो हम सब इस सिचुएशन से, इस शब्द से जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया, इससे अच्छे से वाकिफ़ हैं, दैट इज़ कोविड-19। ये पेंडेमिक जो था, इसका फूड सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव, उल्टा प्रभाव पड़ा। जैसे कि रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ पीपल। अब कोविड के दौरान आपने देखा था लोगों के मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी और इससे गुड्स और सर्विसेज के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा था। जब हमारा बाहर निकलना ही अलाउड नहीं था तो गुड्स एंड सर्विसेज पे भी असर पड़ेगा। Therefore, food security is needed in a country to ensure food at all times, including calamities and pandemic. तो फूड सिक्योरिटी जो है वो, अगर आज के नज़रिए से हम बात करें फूड सिक्योरिटी की, तो कैलामिटी और पेंडेमिक्स के दौरान भी फूड सब लोगों को अच्छे से अवेलेबल रहे, इसी को हम प्रॉपर वे में, सही मायने में फूड सिक्योरिटी कहेंगे। नाउ, हु आर फूड इनसिक्योर। अब हम किन लोगों को इस श्रेणी में शामिल करेंगे जो फूड इनसिक्योर हैं, यानी कि जिनको फूड सिक्योरिटी नहीं मिली है। ऑल्दो A large section of people suffer from food and nutrition insecurity in India. भारत के अंदर फूड और न्यूट्रिशन से इनसिक्योरिटी फ्रॉम फूड, ये सब चीज़ों से इफ़ेक्ट होने वाले लोग जो हैं वो बहुत लोग हैं, जिसमें खासकर अगर हम बात करें तो लैंडलेस लोगों की बात कर सकते हैं, ठीक है, जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, या फिर ऐसे लोग जिनके पास लैंड ही नहीं, क्योंकि इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। ट्रेडिशनल आर्टिसंस, जो कारीगर रहते हैं, फिर प्रोवाइडर्स ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज, जो ट्रेडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पैटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, कि सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद का काम, खुद के छोटे मोटे, बिल्कुल छोटे दुकानदार, बिजनेसमैन हो गए, बिल्कुल छोटे वाले की बात कर रहे हैं हम लोग, बिजनेसमैन वर्ड यूज़ करना इनके लिए ठीक नहीं होगा। फिर डिस्टिट्यूट्स इंक्लूडिंग बेगर्स, इसके साथ साथ हम बेगर्स जैसे पिछड़े वर्ग को या फिर ऐसे वर्ग को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये लोगों का, जिनका हमने नाम लिया, ये वो लोग हैं जो कि थोड़ा सा ही प्रभाव पड़ जाए अगर चीज़ों के दाम पे, तो ये लोग सबसे पहले टारगेट होते हैं। अर्बन एरियाज़ की बात करें, फूड इनसिक्योर फैमिलीज़ आर दोज
whose working members are generally employed in ill-paid occupations and casual labor market. अब अगर हम शहरों की बात करें, ये जो लोगों के बारे में हमने देखा, ये गांव में यानी कि विलेज लेवल पर ये लोगों का ऐसा हाल होता है। यानी कि गांव में ज़्यादातर क्या होता है, लोग लैंडलेस फार्मर्स होते हैं, यानी कि छोटे मोटे काम करने वाले लोग, छोटे छोटे दुकानदार हो गए, वो हो गए, उनके ऊपर बहुत असर पड़ता है। लेकिन शहरों में अगर हम अर्बन एरियाज में चलें तो वहाँ जनरली हमें देखने को मिलता है इल पेड ऑक्यूपेशन में काम करने वाले, यानी कि ऐसे मजदूर, ऐसे लोग जिनकी पगार बहुत ही कम होती है, बहुत ही लो लेवल पे उनकी पगार होती है। दूसरा, कैजुअल लेबर मार्केट। कैजुअल लेबर यानी कि आप जानते हो मजदूर वर्ग जो हो गया। अब उनकी मजदूरी जो है उसका दाम तो वही रहने वाला है। अगर चीज़ों का दाम थोड़ा सा भी बढ़ गया, जैसे रिसेंटली बात की जाए, प्याज के दाम बढ़ गए। प्याज हमारी, अब हमने देखा है गरीब लोग, मजदूर लोग जो होते हैं, अक्सर वो अगर कुछ और नहीं मिलता है तो अचार और प्याज के साथ भी रोटी हम खा सकते हैं। जनरली अपने भी नॉर्थ साइड में भी चले जाओ तो खेतों में काम करने वाले मजदूर किसान होते हैं, वो जो प्याज होता है वो लिया, थोड़ा साथ में अचार ले लिया, उससे भी उनकी गाड़ी चल जाती है खाने की। लेकिन आज प्याज का रेट इतना बढ़ गया, क्या झोपड़ियों में रहने वाले जो गरीब मजदूर वर्ग के लोग हैं, क्या वो प्याज को अफोर्ड करेंगे? 80 रुपीज़ के जी हो गया। जिस बंदे की पगार रोज की 400 रुपये है, वो अगर 80 रुपये किलो प्याज लेगा तो कैसे चलेगा? तो इससे उनके खाने पीने में तुरंत ही असर हमें देखने को मिल जाता है। These workers are largely engaged in seasonal activities and are paid very low wages and just ensure their survival. ये जो लोग होते हैं, इसके साथ साथ सीजनल एक्टिविटीज़ में शामिल होने वाले लोग जो होते हैं, सीजनल एक्टिविटी यानी कि जैसे कि खेतों में काम करने वाले मजदूर हो गए, या फिर जो काम के टाइम पे जो सीज़न होता है काम का, जैसे दिवाली आ रही है तो दिवाली के टाइम पे क्या होता है, लोगों के काम बढ़ जाते हैं, हर एक चीज़ जो नौकरी धंधे हैं वो बढ़ जाते हैं। बिजनेसमैन जो हैं, दुकानों वाले हैं, वो ज़्यादा सामान खरीदते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि लोग खरीदारी ज़्यादा करते हैं। अब क्या होगा, अब ये जो लोग हैं, इन लोगों को इस समय पे काम मिल जाएगा ज़्यादा, फिर क्या होगा, जैसे ही वो एक महीने के लिए वो लोग 2 एक्स्ट्रा भी एम्प्लॉयज़ हायर कर लेंगे एक महीने के लिए, दिवाली की खास इस समय के लिए, उसके बाद क्या होगा, वो उनको निकाल देंगे। तो अब वो क्या है, वो पर्टिकुलर टाइम पे ही उनको काम मिलता है। दे आर सीजनली एक्टिविटीज़ रिलेटेड पीपल, और इनका वेजेस भी काफ़ी कम रहता है, क्योंकि हाईली पॉपुलेटेड कंट्री के अंदर तो ऑब्वियसली काम करने वाले लोग ज़्यादा होंगे, तो इनको उतना ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा। तो ये लोग जो होते हैं, ये सिर्फ बेयर सर्वाइवल ही कर पाते हैं, यानी कि ये बस किस तरीके से अपना गुजारा कर लेते हैं। एक कहानी दी गई है यहाँ पर, देख लेते हैं। चलिए, रामू की कहानी है। रामू जो है एक कैजुअल लेबरर की तरह काम करता है रायपुर गांव में, खेतों में। उसका सबसे बड़ा बेटा है सोमू, जो कि 10 साल का है, और वो वर्क्स एज ए पाली टू लुक आफ्टर द कैटल ऑफ सरपंच ऑफ द विलेज। वो क्या करता है, सरपंच की गाय भैंसे जो है ना उसके घर पे, उसकी देखभाल करता है। सरपंच का नाम है सतपाल सिंह, यानी कि रामू का बेटा 10 साल का है और वहाँ पर काम करता है उनके घर पे, गाय भैंसों को चराने का, देखभाल करने का। सोमू इज एम्प्लॉयड फॉर द होल ईयर बाय द सरपंच। सोमू पूरा साल सरपंच उसको मतलब काम पे रखे रखता है, क्योंकि उसके घर पे बहुत सारी गाय भैंसें हैं इसलिए। एंड इज पेड सम ऑफ ₹1000 फॉर हिज वर्क। उसको काम के लिए 1000 रुपये देता है वो। रामू के 3 बेटे हैं आगे और 2 बेटियां हैं, बट दे आर टू यंग टू वर्क इन द फील्ड। अब वो बहुत छोटे हैं, इसलिए वो खेतों में काम नहीं कर सकते हैं। उसकी वाइफ की बात करें, जिसका नाम है सुनहरी, वो भी हाउस क्लीनर की तरह काम करती हैं, यानी कि दूसरों के घरों में जाके गोबर, झाड़ू पोछा, कूड़ा कटका उठाना, ये काम उसका है। शी गेट्स हाफ लीटर मिल्क एंड सम कुक्ड फूड अलॉन्ग द वेजिटेबल्स फॉर अ डेली वर्क। वो जितना भी काम करती है उसके लिए उसको थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह मिल जाती है, खाना मिल जाता है, और आधा लीटर दूध मिल जाता है रोज का। Besides, she also works in the field along with her husband in the busy season. जब सीजन ज़्यादा बिजी होता है उस समय वो अपने पति के साथ खेतों में भी काम करती है। Ramu only during times of sowing. Sorry, busy season. Besides, she also works in the field along with her husband in the busy season and supplements his earnings. Agriculture being a seasonal activity employs Ramu only during times of sowing. अब जब सीज़न का टाइम होता है तब वो सुनहरी जो है वो रामू की हेल्प करती है, और उस समय उनकी इनकम थोड़ी सी बढ़ जाती है।
और रामू के पास भी काम तभी होता है जब सोइंग यानी कि जब खेतों में बिजाई का काम होता है तभी, या ट्रांसप्लांटिंग करनी होती है, हार्वेस्टिंग करनी होती है यानी कि बुआई के समय इनकी ज़रूरत पड़ती है, या फिर जब कटाई वगैरह होती है। यानी कि खेतों में हम देखते हैं कि जनरली पूरा साल तो काम नहीं होता है, एक बार फसल उगाने के समय और एक काटने के समय, बीच में जो छोटा मोटा काम होता है वो तो लोग खुद कर लेते हैं। ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर अबाउट 4, लगभग पूरे साल में 4 महीने तक उसको काम नहीं मिलता है जब प्लांट्स मेच्योर होते हैं उस समय। ही लुक्स फॉर वर्क इन अदर एक्टिविटी, उस समय वो कोशिश करता है कि उसको कहीं और काम मिल जाए रामू को। ही लुक्स फॉर वर्क इन अदर एक्टिविटी, समटाइम्स ही गेट्स एम्प्लॉयमेंट इन ब्रिक लिंक, कभी कभी उसको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में यानी कि मजदूरी के लिए काम पे रख लेते हैं लोग, ठीक है। बट ऑल हिज एफर्ट्स रामू इज एबल टू अर्न इनफ either in cash or kind for him to buy essentials for 2 square meals for his family। लेकिन कितनी भी वो कोशिश करे वो सिर्फ अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना ही जुटा पाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। However, during the days when he is unable to get some work, he and his family really face difficulties and sometimes his small kids have to sleep without food। लेकिन कुछ ऐसे भी दिन आते हैं जब उसको काम नहीं मिल पाता है, उन दिनों में उसके पास पैसा नहीं होता है जिससे वो 2 वक्त का खाना भी नहीं खरीद पाता है और उसके छोटे बच्चों को बिना खाना खाए ही सोना पड़ता है। मिल्क एंड वेजिटेबल्स आर नॉट अ रेगुलर पार्ट ऑफ मील्स इन द फैमिली। इस फैमिली के अंदर हर रोज़ मिल्क और वेजिटेबल्स नहीं मिलते हैं खाने को। जैसे हम लोगों को खाने में सब्जी मिल जाती है, दाल मिल जाती है, दूध भी मिल जाता है पीने के लिए, लेकिन इन लोगों के फूड में ये चीज़ रेयरली शामिल होती है। Ramu is food insecure during 4 months when he remains unemployed because of the seasonal nature of agriculture work। तो यहाँ पर हमारे सामने जो एग्जांपल लास्ट की 3-4 लाइनों में दिया गया है वो बराबर एकदम हमारे मोटो पूरा कर रहा है कि फूड इनसिक्योरिटी क्या होती है। कि रामू जो है वो लास्ट के 4 महीने में साल में फूड इनसिक्योर हो जाता है क्योंकि उस समय उसको खाना नहीं मिलता है पूरी तरीके से। वहीं एक और कहानी दी गई है, स्टोरी ऑफ अहमद। अहमद नामक व्यक्ति की स्टोरी है यहाँ पर। अहमद एक रिक्शा ड्राइवर है, बोले तो रिक्शा पुल करने वाला है, यानी कि हाथ से रिक्शा चलाया था ना, पैरों वाला, वही साइकिल वाला, वो बेंगलोर में। ही हैज शिफ्टेड फ्रॉम झुमरी तलैया, वो झुमरी तलैया से यहाँ पर बेंगलोर में शिफ्ट हुआ अहमद। उसके साथ उसके 3 भाई, 2 बहनें और ओल्ड पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग, यानी कि कुल मिला के देखें 3 2 5 6 7 8 लोग हुए, ठीक है। ही स्टेज इन अ झुग्गी, वो झुग्गी एक झोपड़ी में रहता है भाई, ठीक है। द सर्वाइवल ऑफ ऑल मेंबर्स फैमिली डिपेंड्स ऑन हिज डेली अर्निंग्स फ्रॉम पुलिंग रिक्शा। पूरे मेंबर्स जो हैं उनके खाना पीना, उनका जो रहना सहना, वो पूरा सब कुछ डिपेंड करता है रिक्शा पुलिंग से होने वाली इनकम के ऊपर। However, he does not have a secure employment and his earning fluctuate every day। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हर रोज ही आप अच्छा पैसा कमाओगे, तो यहाँ पर उसी तरीके से अहमद की सैलरी जो है यानी कि पर डे इनकम जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है ऊपर नीचे। ड्यूरिंग सम डेज he gets enough earnings for him to save some amount after buying all his day to day necessities। कभी कभी उसकी इनकम अच्छी होती है जिससे वो दिनचर्या के इनके नेसेसिटीज चीज़ें खरीदने के बाद भी उसको थोड़ा पैसा बच जाता है। कुछ दूसरे दिन आते हैं जब उसके पास बहुत ही कम पैसा होता है जिससे वो डेली नेसेसिटीज़ की चीज़ें भी नहीं खरीद पाता है। यानी कभी इनकम अच्छी होती है तो कभी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है। फॉर्चुनेटली, किस्मत से अहमद के पास येलो कलर का कार्ड है, ठीक है। और ये येलो कार्ड जो है, जो कि पीडीएस कार्ड कहलाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कार्ड है, ये राशन की दुकानों पे चलता है। हैव यू सीन दिस काइंड ऑफ कार्ड, देखा है कभी आपने? येलो कार्ड, ग्रीन कार्ड। तो सरकार पहले क्या था, जो कार्ड जो थे उसको रंग नहीं दिया जाता था, कार्ड पे सिंपली राशन की दुकान पे जाकर अबव पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन के हिसाब से वहाँ पर ठप्पा लगवा के सामान ले लेते थे दुकानों से। लेकिन अब सरकार ने क्या कोशिश की कि भाई इससे तो आम लोगों को फ़ायदा होता है, जो ज़रूरतमंद नहीं है उनको भी, इसलिए उन्होंने एपीएल कार्ड और बीपीएल कार्ड को अलग कर दिया, उनको रंग ही अलग दे दिया। तो येलो कार्ड शोज बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो येलो कार्ड वाले लोग जो हैं उनको मंथली या फिर एवरी 15 डे उनको कुछ राशन फ्री मिलता है। फ्री का मतलब वही 2-3 रुपये किलो का मार्जिनल दाम पे। तो ये वहाँ जाता है और वहाँ से वीट, शुगर, कैरोसिन ऑयल और राइस, ये डेली नीड की चीज़ें होगी ना, ये सब चीज़ें वहाँ से इसको सफिशिएंट मात्रा में मिल जाती हैं।
ही गेट्स दीज एसेंशियल्स एट हाफ ऑफ द मार्केट प्राइस। यहाँ पे तो हाफ लिखा हुआ, मैं कहूँगा हाफ से भी कम में मिलता है। He purchases this monthly stock during a particular day when the ration shop is opened for below poverty line people. ये पूरे महीने का स्टॉक खरीद के रख लेता है जब वो दुकान खुलती है राशन की। In this way, Ahmed is able to eke out his survival with less than sufficient earnings from his big family, where he is the only earning. तो इस प्रकार इसकी फैमिली जो है उसका सर्वाइवल थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा सा इजी है, क्योंकि राशन की दुकान से इनको सफिशेंट सामान मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने जस्ट देखी कि किस प्रकार से दोनों में फ़र्क है। एक तरफ था रामू जिसके पास फूड सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं थी, और दूसरी तरफ है यहाँ पर अहमद जिसको फूड जो है वो काफ़ी हद तक उसके लिए सिक्योर देखने को मिला। Along with the inability to buy food also plays a role in food security. The SCs, STs and some sections of the OBCs who have either poor land base or very low land productivity are prone to food insecurity. अब फूड सिक्योरिटी की बात करें, यानी कि वो लोग जिनको खाना नहीं मिल पाता है उसके लिए हमारा सोशल स्ट्रक्चर भी जिम्मेदार है। SC, ST और OBC जो रहते हैं, यानी कि पिछड़े वर्ग वाले जो लोग होते हैं, या तो उनके पास बहुत ही कम ज़मीन होती है या फिर ज़मीन होती ही नहीं है, और ये भी एक कारण है उनकी फूड इनसिक्योरिटी का। द पीपल affected by natural disasters who have to migrate to other areas in search of work are also amongst the most food insecure people. अब ऐसे लोग जो डिज़ास्टर प्रभावित होते हैं, जिन पे डिज़ास्टर का असर होता है, नेचुरल डिज़ास्टर की बात कर रहे हैं हम, वो लोग जो होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है काम की तलाश में, और सबसे ज़्यादा उन लोगों को फूड इनसिक्योर माना जाता है। A high coincidence of malnutrition prevails among women. महिलाओं की बात करी जाए तो उनके अंदर माल न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन की कमी होना एक आम बात है। दिस इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न एज इट पुट्स इवन द अनबॉर्न बेबी एट द रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन। और महिलाओं का माल न्यूट्रिशन की समस्या उनके साथ होना बच्चे के लिए भी यही समस्या उत्पन्न कर सकता है। लार्ज proportion of pregnant and nursing mothers and children under the age of 5 years constitute an important segment of the food insecure population. अब बात की जाए अगर इन लोगों की, यानी कि प्रेग्नेंट मदर्स यानी कि महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं और उनके बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, तो फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा ये लोग बनाते हैं। यानी कि महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं और छोटे बच्चे जो कि 5 साल से छोटे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फूड इनसिक्योर रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द NHFS सर्वे 1998-99, the number of such women and children is approximately 11 crore. सो हम बात कर रहे हैं 1999 की, यानी कि आज से 25 साल पहले। 25 साल पहले तक इनकी संख्या कितनी थी? 11 करोड़। उस टाइम हमारी पॉपुलेशन भी लगभग 120 करोड़ के आजू बाजू की, और 25 साल बीत चुके हैं इस बात को, तब 11 करोड़ थे, आज कितने होंगे पता नहीं। द फूड इनसिक्योर पीपल आर डिस्प्रोपोर्शनेटली large in some regions of the country, such as economically backward states with high incidence of the poverty, tribal and remote areas, regions more prone to natural disasters, etc. अब कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो ज़्यादा फूड के मामले इनसिक्योर हैं। अब ये चीज़ डिपेंड करती है वहाँ की बैकवर्डनेस पे, यानी कि वो स्टेट अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड है तो वहाँ पर इनसिक्योरिटी फॉर फूड ज़्यादा होगा। खासकर ट्राइबल एरियाज़, रिमोट एरियाज़ जो रहते हैं, ऐसे एरियाज़ जहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर का खतरा ज़्यादा रहता है, ऐसे एरियाज़ जो हैं इसमें शामिल होते हैं। इनफैक्ट द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन द कंट्री। तो जिन स्टेट्स के मैंने नाम लिए, ये स्टेट्स के लोग जो हैं ये फूड इनसिक्योर आज भी हैं, ज़्यादा फील करते हैं लोग फूड लेवल पे इनसिक्योर।
Hunger is another aspect indicating food insecurity. Hunger is not just an expression of poverty, it brings about poverty. The attainment of food security therefore involves eliminating current hunger and reducing the risk of future hunger. Hunger जो है वो भी फूड इनसिक्योरिटी को दर्शाने का एक माध्यम है. यानी कि अगर हम बोलें कि कोई भूखा रहता है तो इसका मतलब वो भूखा शौक से तो नहीं है ना, उसका कोई रीज़न होगा. भूखे होने का कारण क्या है कि उसके पास खाना नहीं है या फिर खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, कुछ तो है समस्या. तो अगर हम सबको खाना प्रोवाइड करवा दें, सिक्योर कर दें उस मामले में, तो इस प्रकार से हम हंगर और फ्यूचर हंगर, आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए हंगर जो है ये दोनों के लिए हम लोग ख़त्म कर सकते हैं भुखमरी को. हंगर हैज़ क्रॉनिक and seasonal dimensions. Chronic hunger is a consequence of diet persistently inadequate in terms of quantity. हंगर जो है इसके हिसाब से हम दो तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं. एक होता है क्रॉनिक हंगर और दूसरा होता है सीजनल डायमेंशंस. इन दोनों जगहों पे इसको कैलकुलेट करते हैं. क्रॉनिक हंगर में क्या होता है कि डाइट तो मिल रही है लेकिन इनएडिक्वेट मिल रही है वो, ठीक है. यानी कि उसके अंदर जो मात्रा है, क्वालिटी जो है वो बहुत ही पुअर है और क्वांटिटी भी काफ़ी कम है. यानी कि आपको अगर जितनी कैलोरीज चाहिए उतनी कैलोरीज आपको पूरी नहीं मिल पा रही हैं. और दूसरा, अगर खाना मिल रहा है तो उसमें आपको इतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का खाना भी नहीं मिल रहा और क्वांटिटी का भी नहीं मिल रहा है जिससे आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं. पुअर पीपल सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक हंगर बिकॉज ऑफ देयर लो इनकम एंड इन टर्न इनएबिलिटी टू बाय फूड इवन फॉर सर्वाइवल. गरीब लोग जो होते हैं वो क्रॉनिक हंगर से सर्वाइव करते हैं, क्रॉनिक हंगर से पीड़ित रहते हैं. और इसका मुख्य कारण रहता है उनकी लो इनकम. यानी कि उनकी जो इनकम रहती है वो बहुत ही कम रहती है. इनकम कम होने की वजह से वो फूड को बाय नहीं कर पाते हैं अपने सर्वाइवल के लिए. दूसरा होता है सीजनल हंगर. इट इज़ रिलेटेड टू साइकिल्स ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग. यानी कि खाना उगाने की और पकने की जो होता है ये साइकिल, इसको गिना जाता है सीजनल हंगर में. This is prevalent in rural areas because of the seasonal nature of agricultural activities and in urban areas because of casual laborers. As an example, there is less work for casual construction laborers during the rainy season. This type of hunger exists when a person is unable to get work for the entire year. अब सीजनल हंगर में हमने किसको लिया? सीजनल हंगर में आता है कि लोग जो हैं उनको सीज़न के हिसाब से काम मिलता है और सीज़न के हिसाब से वो काम करेंगे तो सीज़न के हिसाब से ही उनको पैसा मिलेगा. तो इसको हम सीजनल हंगर कहते हैं क्योंकि वो सीज़न जब ऑफ हो जाएगा उस समय उनको काम नहीं मिलेगा. इस कारण से वो खाना खरीदने की उनकी क्षमता जो है उस पर प्रभाव पड़ेगा और इस तरह के हंगर को हम सीजनल हंगर कहते हैं. क्योंकि हम जानते हैं किसान जो है मज़दूर जो है शहरों के अंदर जो रहने वाले हैं, सपोज़ शहरों के अंदर पहले कंस्ट्रक्शन का वर्क बराबर चल रहा है तो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो उनको काम का पैसा भी मिलेगा. लेकिन जब बारिश का सीज़न होता है तो उस समय कंस्ट्रक्शन के कामों को रोक दिया जाता है. तो ऐसी सिचुएशन में काम रुकेगा तो उनको पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से खाना खरीदेंगे. तो इस तरीके से ये सीजनल हंगर बढ़ जाती है. The percentage of seasonal as well as chronic hunger has declined in India as shown in the above table. अब इन दोनों की ही गिरावट हुई है. यानी कि ना ही सीजनल हंगर बढ़ा है ना ही दूसरे वाला जो क्रॉनिक हंगर था वो बढ़ा है. दोनों के अंदर काफ़ी गिरावट हुई है परसेंटेज में. इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन सिंस इंडिपेंडेंस. आज़ादी के समय से ही भारत जो है सफिशिएंसी, सेल्फ सफिशिएंसी यानी कि वो आत्मनिर्भर आत्मसंपन्न बनना चाहता है फूड ग्रेन्स के मामले में. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिसी मेकर्स अडॉप्टेड ऑल मेजर्स टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स. इंडिया adopted a new strategy in agriculture which resulted in green revolution, especially in the production of wheat and rice. आज़ादी के बाद से ही भारत के जो पॉलिसी बनाने वाले जो हमारे नेता थे, इन लोगों ने सेल्फ सफिशिएंसी फूड ग्रेन्स में को मिल जाए इसके ऊपर ठोस कदम उठाए. मेजर्स का मतलब था कदम उठाना, ठोस कदम उठाए सेल्फ सफिशिएंसी के लिए. और इसी कारण से हमारे अलग अलग एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर नई स्ट्रेटजी अपनाई गई जिसका रिजल्ट हमें मिला ग्रीन रेवोल्यूशन के रूप में. और ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण ही आज भारत के अंदर गेहूं और चावल की उत्तम खेती होती है जिससे हम सेल्फ रिलायंट बन गए हैं.
Indira Gandhi, the then Prime Minister of India, officially recorded the impressive strides of Green Revolution in agriculture by releasing a special stamp entitled White Revolution in July 1968. इंदिरा गांधी जो थी हमारी पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण जो बदलाव आया हमारे देश के अंदर, हमारी जो सेल्फ इंडिपेंडेंट हम बन गए अनाज के क्षेत्र में, इसको बढ़ावा देते हुए, इसको देखते हुए उन्होंने एक स्टैंप भी जारी किया था जिसका नाम था वाइट रेवोल्यूशन, जो कि जुलाई 1968 में जारी किया गया था। द सक्सेस ऑफ वीट लेटर रेप्लिकेटेड इन राइस, फिर वीट के बाद राइस के क्षेत्र में भी हमको काफ़ी कामयाबी मिली। द इंक्रीज इन फूड ग्रेन्स वॉज हाउएवर डिसप्रोपोर्शनेट, फूड ग्रेन्स में जो इंक्रीज हुआ था वो एकदम एक्यूरेट लेवल पर हर जगह पर नहीं हुआ था। द हाइएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ वॉज अचीव्ड इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा हमको जो ग्रोथ मिली थी वो मिली थी यूपी और एमपी जैसे राज्यों के अंदर, जिसमें 44.01% और 30.21 मिलियन टन्स 2015-16 में प्रोड्यूस किया गया था। द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन वॉज 252 मिलियन, टोटल जो था वो था हमारा 252.22 मिलियन टन, और उसमें से 44 और 30 मिला दें तो 70 मिलियन टन तो यहीं पर दो स्टेट में ही हो गया था, यानी कि 25 के हिसाब से देखें तो लगभग 30% तो यहीं पर हो गया था दोनों स्टेट्स के अंदर। 2015-16 की बात की जा रही है। इट हैज़ चेंज टू 275 मिलियन टन इन 16-17, यानी कि 252 टन था 2015-16 में, 16-17 में ये 275 टन हो गया, यानी उससे भी लगभग 23 टन के करीब बढ़ोतरी हुई। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर वीट में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली, जो कि 26.87 से बढ़कर घटकर which was 26.87 and 17.69 मिलियन टन्स। अब दोनों स्टेट्स के अंदर जो था वीट, उत्तर प्रदेश के अंदर 26.87 टन था और मध्य प्रदेश के अंदर 17.69 मिलियन टन था 2015-16 में। इसके बाद वेस्ट बंगाल, यूपी एंड अदर हैंड रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन ऑफ राइस, राइस में और बढ़ोतरी हुई। पता लगा 2015-16 में जो बंगाल था वहाँ पे 15.75 टन और उत्तर प्रदेश में 12.51 मिलियन टन्स की बात की जा रही है, सिर्फ टन्स की नहीं की जा रही, तो इतने मिलियन टन्स यहाँ पर खेतीबाड़ी से चावल वगैरह भी बढ़ने लगा। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, सिंस द एडवेंट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द अर्ली 1970s, द कंट्री हैज़ अवॉइडेड फेमाइन इवन ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशंस। अब 1970 से की बात की जाए, उससे पहले की बात की जाए, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद से भारत के अंदर भले कितनी भी सीवियर वेदर कंडीशन क्यों ना हो जाए, हमने फेमाइन तब से देखा ही नहीं। इंडिया हैज़ बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर। बीते 30 सालों के अंदर हम सेल्फ रिलायंट हो चुके हैं खेतीबाड़ी के क्षेत्र में क्रॉप्स के लिए, बिकॉज ऑफ अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री। इसका एक मुख्य कारण है कि बहुत सारी क्रॉप्स पूरे भारत में उगाई जाती हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स एट द कंट्री level has further been ensured with a careful designed food security system by the government। अब फूड प्रोडक्शन के साथ साथ एक और सिस्टम यहाँ पर है जिसको फूड सिक्योरिटी सिस्टम कहा जाता है, उससे सरकार जो है इंश्योर करती है कि सब लोगों तक ये बराबर मात्रा में पहुँच सके। इस सिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट्स आते हैं, एक आता है बफर स्टॉक, दूसरा होता है पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब बफर स्टॉक को जानेंगे, व्हाट इज बफर स्टॉक। बफर स्टॉक जो होता है, इट इज़ द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, इसको अनाज का स्टॉक कहा जाता है, खासकर गेहूं और चावल। इट इज़ प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको सरकार जो है अपने पास रखती है, खरीदती है एफसीआई के द्वारा, जिसको हम कहते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। द एफसीआई परचेजेज व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स इन स्टेट्स वेयर देयर इज सरप्लस प्रोडक्शन, जहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है एफसीआई वहाँ से लोगों से वो खरीद लेती है, किसानों से। द फार्मर्स आर पेड अ प्री अनाउंस्ड प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स। और जो फार्मर्स होते हैं इन राज्यों के अंदर, उनको
मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि सरकार के द्वारा तय किया जाता है, एमएसपी बोलते हैं जिसको, वो चुका देती है। जहाँ पर ज़्यादा गेहूँ और सब चीज़ होती है, सरप्लस होती है, वहाँ से खरीद लेते हैं लोग। The MSP is declared by the government every year before the sowing season to provide incentive to farmers for raising the production of these crops. अब MSP जो है वो सरकार के द्वारा हर साल पहले ही तय कर दिया जाता है ताकि वो जो किसान हैं वो प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ा सकें। The purchased food grains are stored in granaries. अब जो खरीद ली जाती हैं अनाज और चावल वगैरह गेहूँ, इसको ग्रैंडरीज यानी कि गोदामों में स्टोर कर दिया जाता है। Now, do you know why this buffer stock is created by the government? This is done to distribute food grains in the deficit areas and among the poorer strata of the society at a lower price than the market price, also known as issue price. अब ये जो ग्रैंडरीज के अंदर ये अनाज जो इकट्ठा किया जाता है, ये सरकार के द्वारा किया जाता है ताकि वो डेफिसिट एरियाज में, जहाँ पर उस पर्टिकुलर अनाज की कमी है वहाँ पर, और जो लोग पुअर स्ट्रेटा का मतलब गरीब जनता, जो लो हम कहें बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, उन लोगों को ये कम दाम पे वो मुहैया करवा सकें। दैट इज कॉल्ड इश्यू प्राइस। दिस ऑल्सो हेल्प्स रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशंस और ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ कैलेमिटी। अब इससे हमें फ़ायदा क्या मिला है कि हम पुअर वेदर, जब वेदर कंडीशन बहुत ही ख़राब होती है या फिर कैलेमिटी आती है, उस समय भी हम खाना लोगों तक मुहैया करवा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। आगे हमारा टॉपिक है फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको पीडीएस भी कहा जाता है, इसका मतलब क्या होता है? द फूड प्रोक्योर्ड बाय द एफसीआई इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड रेशन शॉप्स अमंग द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एफसीआई के द्वारा जो पुअर सेक्शन के लोग हैं, गरीब लोग हैं, गवर्नमेंट की दुकानें होती हैं जिनको रेशन शॉप्स कहा जाता है, वहाँ से गरीब जनता में सामान बंटवाया जाता है। इस सिस्टम को कहा जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। रेशन शॉप्स आर नाउ प्रेजेंट इन मोस्ट लोकेलिटीज, विलेजेस, टाउन्स, सिटीज। देयर आर अबाउट 5.5 लाख रेशन शॉप्स ऑल ओवर द कंट्री। ये जो रेशन की दुकानें होती हैं ये हर स्टेट में, हर सिटी में, हर गांव में, हर छोटे बड़े कस्बे में पाई जाती हैं। लगभग भारत के अंदर कितनी रेशन शॉप्स हैं ऑल ओवर द कंट्री? ये आपको याद रखना है, 1 मार्क में पूछा जा सकता है। पूरे देश के अंदर लगभग 5.5 लाख रेशन शॉप्स हैं। रेशन शॉप्स आर ऑल्सो नोन एज फेयर प्राइस शॉप्स। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की बात नहीं है, पीडीएस सिस्टम, फेयर प्राइस शॉप्स ये एक ही है। These shops keep stock of food grains, sugar and kerosene for cooking. इन दुकानों के ऊपर आपको फूड ग्रेन्स भी मिलेंगे, शुगर भी मिलेगी, केरोसिन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा यानी कि कुल मिला के। These items are sold to people at a price lower than the market price. ये सब चीज़ें उनको मार्केट के दाम से कम में बेची जाती हैं। हर एक फैमिली जिसके पास राशन कार्ड है वो यहाँ से राशन खरीद सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे 35 किलो गेहूँ दिया जाता है, 5 किलो केरोसिन, 5 किलो शुगर, ये सब चीज़ें दी जाती हैं एवरी मंथ हर एक रेशन शॉप के ऊपर। अब ये जो अमाउंट है, ये मात्रा जो है, ये मुझे कहीं भी कम नहीं लग रही है, काफ़ी सफिशेंट है। यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हो कैसे राशन की दुकान जो है उसके ऊपर एक आदमी बैठा, बुक लेकर बैठा हुआ है और एक आदमी अनाज तोल कर लोगों के झोले भरता जा रहा है। तो ऐसी दुकानें आपको भारत भर में जगह जगह देखने को मिल जाएंगी। आगे हम देखेंगे द इंट्रोडक्शन ऑफ रेशनिंग इन इंडिया डेट्स बैक टू 1940। यानी कि रेशनिंग की दुकानें जो हैं ये लगभग 1940 से ये चीज़ देखी जा रही है भारत के अंदर। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द बंगाल फेमाइन, द रेशनिंग सिस्टम वाज रिवाइव्ड इन द wake of an acute food shortage during the 1960s. Prior to the Green Revolution, in the wake of the high incidence of poverty levels as reported by the NSSO in the mid-1970s, 3 important food intervention programs were introduced: Public Distribution System for Food Grains, Integrated Child Development Services (ICDS) and Food for Work (FFW). तो बंगाल फेमाइन हुआ, वो लगभग उस समय हमारे यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन चल ही रहा था, यानी कि उसके बाद हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। और एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 1970s के मिड की बात की जाए
तो भारत के अंदर 3 ऐसे प्रोग्राम चलाए गए जिन्होंने लोगों को काफ़ी सहायता दी। इनमें से पहला था पीडीएस सिस्टम, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि ये जो रेशन की दुकानें थी वो। दूसरा सिस्टम था आईसीडीएस, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। और तीसरा जो था फूड फॉर वर्क, एफएफडब्ल्यू। Over the years, several new programs have been launched and some have been restructured with the growing experience of administering the programs. At present, there are several poverty alleviation programs. समय दर समय इन प्रोग्राम्स के अंदर बदलाव भी किया जाता रहा है और ऐसे ही कुछ प्रोग्राम्स जो हैं और भी चलाए जा रहे हैं, जो कि चलाए जा रहे हैं अंडर पीएपी, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। तो पीएपी के अंदर भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि पीएपी जो है, द फुल फॉर्म ऑफ पीएपी इज पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सारी स्कीम्स चलाई जाती हैं जिससे गरीब लोगों को फ़ायदा होता है। Now, at present there are several poverty alleviation programs mostly in rural areas, और ये काफ़ी सारे ज़्यादातर देखा जाए तो रूरल एरियाज में चलाए जाते हैं जहाँ पे फूड की शॉर्टेज रहती है। While some of the programs such as PDS, midday meals, etc. are exclusively food security programs। आपको पता होगा PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ पर सस्ते दाम पे अनाज दिया जाता है, और दूसरा है हमारा मिड डे मील जो स्कूलों के अंदर बच्चों को खाना मुहैया करवाया जाता है वो। मोस्ट ऑफ द PAPs also enhance food security. Employment programs greatly contribute to the food security by increasing the income of the poor. एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स भी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं जिस कारण से लोगों को काम मिलता है, लोगों को पैसा मिलता है तो उनकी फूड सिक्योरिटी। So next topic is the National Food Security Act 2013. This act provides for food and nutritional security life at affordable prices and enables people to live a life with dignity. Under this act, 75% of the rural population and 50% of the urban population have been categorized as eligible household for food security. तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है 2013 में इसको लागू किया था। इसके मुताबिक हर एक व्यक्ति जो है उसको न्यूट्रिशनल और अफोर्डेबल फूड मिले, ये तय किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है कि हर एक व्यक्ति जो है उसको खाने की एक्सेस मिले, यानी कि न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला और अफोर्डेबल प्राइस वाला उसको खाना मिले। और इस एक्ट के अंदर लगभग 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन जो है इसमें एलिजिबल है और उन लोगों को इससे फ़ायदा भी मिलता है। नाउ करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम PDS कहते हैं। PDS का करंट स्टेटस अगर देखा जाए, यानी कि PDS जो है, जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, मैंने पहले भी डिस्कस किया था इसी वीडियो के अंदर, कि जो फेयर प्राइस शॉप्स होती है जहाँ पर सस्ते दामों पे जो अनाज, गेहूँ, ये सब चीज़ें रहती हैं, राशन रहता है, वो गरीब लोगों को दिया जाता है। PDS सिस्टम यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि सरकार ने लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, टूवर्ड्स इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, यानी कि फूड सिक्योरिटी सबको मिले, यानी कि खाना सब लोगों तक पहुंच सके, सब लोगों को खाना मुहैया कराया जा सके। इस दिशा में ये बहुत ही एक अच्छा कदम है हमारी सरकार के द्वारा उठाया गया। शुरुआत में अगर बात की जाए, इन द बिगनिंग द कवरेज ऑफ PDS वॉज यूनिवर्सल विद नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पुअर एंड द नॉन पुअर। ओवर द ईयर्स द पॉलिसी रिलेटेड टू PDS हैज़ बीन रिवाइज्ड टू मेक इट मोर एफिशिएंट एंड टारगेटेड। शुरुआत में जब इसको लागू किया गया था PDS सिस्टम को, तब ये किसी भी तरह का भेदभाव किए बिना, यानी कि ना अमीर ना गरीब, पुअर और इवन नॉन पुअर लोगों को भी इसका लाभ दिया जाता था बिना किसी भेदभाव के। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आने वाले समय के साथ साथ इसको रिवाइज़ किया गया और इसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए रिवाइज़ किया गया और इसको टारगेटेड कर दिया कि जो जिसको ज़रूरत है उसको ही ज़्यादा मिले, तभी तो गरीबी दूर होगी ना। तो इस तरीके से इसको टारगेटेड कर दिया। 1992 revamped public distribution system RPDS was introduced। ये भी आपको याद रखना है, फुल फॉर्म कई बार 1 मार्क में पूछा जाता है। RPDS क्या होता है? रिवैम्प्ड। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1700 ब्लॉक्स इन द कंट्री। इसका सबसे पहले 1700 ब्लॉक्स में इसको लागू किया गया देश के अंदर। द टारगेट वॉज टू प्रोवाइड द बेनिफिट्स ऑफ PDS टू रिमोट एंड बैकवर्ड एरिया। इसका मुख्य जो उद्देश्य था, टारगेट था, वो था रिमोट और बैकवर्ड एरियाज़ के लोगों को खाना मुहैया करवाना, यानी कि इसका फोकस ज़्यादा बैकवर्ड एरियाज़ पे कर दिया गया। फ्रॉम जून 1997
In a renewed attempt, targeted public distribution system was introduced to adopt the principle of targeting the poor in all areas. It was for the first time that a differential price policy was adopted for poor and non-poor. अब 1997 के जून में 1997 के जून में एक और रिव्यूड पीडीएस चालू किया गया जिसको टीपीडीएस कहा गया, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब इसके मुताबिक जो इसका जो मेन प्रिंसिपल था वो था हर एक एरिया में जो गरीब लोग हैं, खासकर किसी भी एरिया में हों, उनको टारगेट करना, यानी कि उनको सुविधाएं प्रोवाइड करवाना। अब ये पहली बार था इतने सालों में जब से पीडीएस शुरू हुआ है कि एक डिफरेंट पॉलिसीज़ यानी कि डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी अपनाई गई गरीबों के लिए और अमीरों के लिए। अमीर मतलब नॉन पुअर के लिए, यानी कि अब तक क्या था, सबके लिए एक सेम प्राइस था, लेकिन अभी इन्होंने डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी लागू की फॉर द पुअर एंड द नॉन पुअर ऑल्सो। नाउ फर्दर इन 2002 स्पेशल स्कीम्स वर लॉन्च्ड। अब जब ईयर आया 2000, यानी कि लगभग आप लोगों का जन्म 2003-4 के आजू हुआ होगा, जो आज 9th में है बच्चे, तो 2000 के साल में लगभग 2 स्पेशल स्कीम्स और लॉन्च की गई जिसको नाम दिया गया है अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा स्कीम, APS। नाउ दे हैव स्पेशल टारगेट ग्रुप्स। इनके द्वारा जो स्पेशल टारगेट किया गया था कुछ ग्रुप्स को। अब इस टेबल में भी आप देख सकते हैं गेहूं जो है पर पर्सन के हिसाब से 5 किलो मिलता है पर मंथ पर पर्सन। फूड ग्रेन्स की बात की APS में 10 kg, यानी कि ये थोड़ा सा आप इस टेबल के अंदर गो थ्रू कर लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा इस चीज़ से। नाउ ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एंड इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर जो नई स्कीम्स लागू की गई, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा स्कीम, ना इनके स्पेशल टारगेट ग्रुप्स, यानी कि इनके ग्रुप्स जो थे वो स्पेशल टारगेट वाले थे। कौन कौन से थे? पहला था पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, यानी कि बिल्कुल गरीब से भी गरीब। फिर इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स, यानी कि ऐसे बुजुर्ग लोग जो कि कमा नहीं पाते हैं। बुजुर्ग लोग जिनके आगे पीछे कोई नहीं है वो कहाँ से लाएंगे? तो स्पेशल ये 2 वर्गों के ऊपर इसका फोकस था इन दोनों स्कीम्स का। द फंक्शनिंग ऑफ दीज 2 स्कीम्स वाज लिंक्ड विद द एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ द PDS। अब इन दोनों स्कीम्स का जो मेन लिंक जो था वो PDS के साथ कर दिया गया था। सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ PDS आर समराइज्ड इन टेबल 4.3। The PDS has proved to be the most effective instrument of government policy over the years in stabilizing prices and making food available to the consumers at affordable price। अब अगर बात की जाए इस PDS की, तो सरकार के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज़ जो रहती है उसमें कई सालों के अंदर बनाई जाने वाली पॉलिसीज़ में से ये एक बेस्ट पॉलिसी मानी गई है जिससे गरीब लोगों तक खाना एक अच्छे दाम पे, उचित दाम पे पहुंचाया जा सकना पॉसिबल था। It has been instrumental in averting widespread hunger and famine by supplying food from surplus regions of the country to the deficit ones। ये जो स्कीम थी इसने एक अच्छा रोल निभाया गरीब लोगों तक खाना पहुंचाने में, क्योंकि इसके मुताबिक जिन एरियाज़ के अंदर सरप्लस खाना था, यानी कि ज़्यादा खाना था, वहाँ से डेफिसिट, जहाँ पर कम खाना था, उन एरियाज़ में खाना जो था पहुंचाने में से मदद मिली। इन एडिशन द प्राइजेस हैव बीन अंडर रिवीजन इन फेवर ऑफ पुअर हाउस होल्ड इन जनरल। और दूसरी चीज़ में खासियत ये थी कि प्राइजेस जो थे वो गरीब लोगों की पहुंच में थे, यानी कि प्राइजेस इतने ही रखे जाते थे ताकि हर कोई गरीब से गरीब आदमी इसको अफोर्ड कर सके। द सिस्टम इंक्लूडिंग minimum support price and procurement has contributed to an increase in food grain production and provided income security to farmers in certain areas। अब ये जो फूड सिक्योरिटी था इसके साथ साथ एक और सिस्टम हमारे यहाँ पर शुरू हुआ था, दैट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको MSP कहा जाता है। इसने किसानों को एक अच्छा अवसर दिया, मौका दिया, जिससे उनको हर चीज़ जो उनके द्वारा पैदा की जाती थी खेतों के अंदर, उसके लिए उनको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया गया। और वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है वो प्राइस होता है जिससे कम दाम पे
कोई भी चीज़ नहीं बेची जाती है किसान के द्वारा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो होता है जिस पे सरकार उनसे वो दाम पे चीज़ें खरीदती है, और अगर व्यापारी भी खरीदते हैं बाहर के प्राइवेट, तो वो भी कम से कम उनको एमएसपी से ज़्यादा पैसा है, कम से कम एमएसपी तो देंगे ही। However, the public distribution system has faced severe criticism on several grounds. Instances of hunger are prevalent despite overflowing granaries. FCI godowns are overflowing with grains, with some rotting away and some being eaten by rats. अब इतना कुछ करने के बावजूद जो हमारा पीडीएस सिस्टम है, इसको काफ़ी ज़्यादा आलोचना का सामना करना पड़ा है कई सालों से, और भिन्न भिन्न तरह की मतलब लोगों ने इसमें खामियां निकाली हैं कि इतना ज़्यादा हमारा जो ग्रेनरीज हैं, हमारे जो गोदाम है जिनमें हम गेहूं वगैरह या अनाज रखते हैं, वो गोदाम जो हैं वो ओवरफ्लो कर रहे हैं अनाज से। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, उसके गोदाम जो हैं कोई कमी नहीं है, ओवरफ्लो हो रहे हैं। वहाँ पर ग्रेन्स जो है ख़राब हो जाते हैं, बड़े सड़ जाते हैं, कुछ ग्रेन्स जो हैं रैट्स खा जाते हैं, और कभी कभी तो आपने टेलीविज़न में ऐसी खबरें भी सुनी होंगी कि गेहूं जैसी अनाज जैसी चीज़ें जो हैं वो अक्सर बरसात के समय खुले में पड़ी ही ख़राब हो जाती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद क्या, एक प्रश्न फिर से उठता है कि क्या सब लोगों के पास खाने का एक्सेस है, सब लोगों को मिलता है? बिल्कुल नहीं। Now, graph 4.2 shows the difference in food grain stocks in central pool and its stocking norms. यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है, ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है, जिसके मुताबिक हमारे पास कितना स्टॉक है मिनिमम बफर नॉर्म के हिसाब से मिलियन टन्स में। अब देखिए, बफर नॉर्म्स के हिसाब से हमारे पास ये रेड लाइन जो दी गई है उतना होना चाहिए, यानी कि ये जो दोनों आप देख रहे हो रेड लाइन, इतना हमारे पास होना चाहिए। लेकिन हमारे पास है कितना, आप ऊपर देख सकते हो एक्चुअल स्टॉक हमारे पास कितना है, तो बहुत है हमारे पास। अंत्योदय अन्न योजना क्या है वो देखते हैं अभी, चलिए। AAY कहा जाता है इसको दिसंबर 2000 में लॉन्च किया गया था। Under this scheme, 1 crore of the poorest among the BPL families covered under the targeted public distribution system were identified. अंत्योदय योजना के अंतर्गत सन 2000 में दिसंबर में जब इसको लागू किया गया था, तो 1 करोड़ गरीब से भी गरीब लोग जो थे, पूरेस्ट थे, जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते थे, उनको टारगेट किया गया था, उनको पहचाना गया था, तो उनको टारगेट किया गया था कि भाई आप लोगों के अंदर से गरीबी खत्म हो जाएगी। Poor families were identified by the respective state rural development department through a BPL survey. उस समय जो स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, उन्होंने BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हुए लोगों का सर्वे करके जानकारी उनके बारे में एकत्रित की थी। 25 kilograms of food grains were made available to each eligible family at a highly subsidized rate of ₹2 per kg for wheat. अब 25 किलोग्राम अनाज जो था उन लोगों को देने का सोचा गया, जिसमें ₹2 किलो के हिसाब से गेहूं मिलेगा, ₹3 किलो के हिसाब से चावल, एंड दिस क्वांटिटी हैज़ बीन एनहांस्ड फ्रॉम 25 to 35 kg। और आने वाले समय में इस संख्या को, इस क्वांटिटी को बढ़ाकर 25 से 35 किलो कर दिया अप्रैल 2022 में। Scheme has been further expanded twice by additional 50 lakh BPL families. इसको और बढ़ाया गया, इसमें 50 लाख और BPL फैमिलीज को जोड़ दिया गया जून 2023 में और 2024 में भी। With this increase, 2 crore families have been covered under AAY. अब हमने देखा कि सन 2000 में जब इसको लागू किया गया था, तब इसमें 1 करोड़ फैमिलीज थी। फिर अप्रैल 2002 की बात करें, फिर इसमें 50 लाख और जुड़ गए। उसके बाद अप्रैल के बाद फिर से इसको अगस्त 2004 में फिर इसको रिवाइज़ किया गया, 2023 में इसको किया गया था, तो था 50 लाख फैमिलीज और जुड़ गई। फिर 2024 के अगस्त में फिर से इसको रिवाइज़ किया गया और इसमें 50 लाख फैमिलीज और जोड़ गई, तो कुल मिला के 2 करोड़ फैमिलीज को यहाँ पर इसका लाभ मिलने लगा। यानी कि अंत्योदय योजना के अंतर्गत 2 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। अब हम आगे जानेंगे सब्सिडी के बारे में। ये शब्द आपने काफ़ी बार सुना होगा, सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब होता है पेमेंट जो कि सरकार देती है प्रोड्यूसर को मार्केट प्राइस के अंदर से। जैसे कि समझो कि आपने सब्सिडी, जैसे कि इमेजिन करो कि भाई
हाँ, आजकल एक स्कीम चल रही है, सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री गृह आवास योजना, PMGAY, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना, समथिंग ऐसी है, गृह आवास योजना समथिंग, ठीक है। ये स्कीम जो है, इसके अंतर्गत क्या है कि कोई भी जो पुअरेस्ट फैमिली, यानी कि डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे, जिसमें आपका पता होना चाहिए कि ये बंदे की सैलरी कितनी है, कितना ये इनके पास बैंक बैलेंस एक्स्ट्रा, जो भी डॉक्यूमेंट सरकार मांग के आपको देने पड़ते हैं। इसमें क्या होता है, समझो कि आपने 12,50,000 का मकान लिया, 12.5 लैक्स, ठीक है, 12,50,000 का आपका मकान था, 12.5 का। अब सरकार क्या करेगी, उसमें से 2.5 लाख जो है आपको सब्सिडी मिल जाएगी। सब्सिडी का मतलब कि 2.5 लाख रुपए आपको सरकार देगी, यानी कि आप जो हो, आप 12 लाख रुपए जो आपने पे करने थे, वो आप पहले मकान के जो ऑनर हैं या जो भी बिल्डर है उसको 12.5 लाख रुपए आप दे दो एक बार। जैसे ही आपने 12.5 लाख दे दिए, फिर आपके नाम पे पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह। उसके 1-2 महीने के अंदर ये 2.5 लाख रुपए आपको सरकार की तरफ से वापस मिल जाएंगे, ठीक है, यानी कि आपकी जेब से गए 10 लाख रुपए। कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर बिल्डर थोड़ा समझदार हो, आपके साथ थोड़ा अटैचमेंट हो, तो क्या करेगा, वो आपसे 10 लाख रुपए लेके ही आपको दे देगा, और फिर जो 2.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएगा वो आप उसको बाद में भी दे सकते हो। तो इस तरीके से जो आपको ये 2.5 लाख की जो सुविधा मिली, दिस इज़ कॉल्ड सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सब्सिडी जो है, ये कई चीज़ों में, कई जगहों पर दी जाती है। Subsidies can keep consumer prices low while maintaining a higher income for domestic producers. अब यहाँ पर बात की जाए, अगर मैंने तो जैसे मकान का दिया सब्सिडी को आपको क्लियर की, व्हाट इज सब्सिडी। अब सब्सिडी जो है, सरकार जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग फील्ड्स में देती है, जैसे कि खेती के अंदर भी इसको दिया जाता है। सरकार जो है किसानों को बीज वगैरह होते हैं, जो फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं, ये सब चीज़ों पे सब्सिडी देती है। फिर सरकार जो है, कई बार किसान जो है उनको ट्रैक्टर प्रमोट करने के लिए कि सब लोगों के पास मॉडर्न टूल्स हों, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा सबको मिल सके, तो ट्रैक्टर वगैरह जब खरीदे जाते हैं तो उसके ऊपर भी सब्सिडी देती है कई बार, कि भाई आपने 10 लाख का खरीदा या 8 लाख का खरीदा, उसमें 1.5 लाख सरकार देगी आपको। तो ये इस तरह, जैसे अभी प्रेजेंटली आप देख रहे होगे, एक कॉमन स्कीम चल रही है EV व्हीकल्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेते हैं अपनी पेट्रोल या डीजल गाड़ी देकर, तो उसके ऊपर सरकार आपको थोड़ा सब्सिडी देती है, जिसमें यानी कि मेन जो कीमत होती है, सरकार जो समझो गाड़ी की कीमत है 20 लाख, तो 20 लाख में से आपने अपनी पुरानी गाड़ी जमा की, उसका पैसा लेस हो जाएगा, लेकिन सरकार आपको वो गाड़ी 18 लाख में देगी। अब उसको 18, सेलर तो उसको 20 में ही बेचेगा, लेकिन 2 लाख रुपए उसको कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। तो इसको सब्सिडी बोलते हैं, ताकि सरकार जो प्रमोट करती है कि भाई आप EV व्हीकल्स को आप ज़्यादा यूज़ करो। In 2014, the stock of wheat and rice with FCI was 65.3 million tons, which was much more than the minimum buffer norms. अब आप जो पीछे हमने ग्राफ देखा था, वो येलो और ब्लू लाइन वाला, उस ग्राफ में आप देखोगे तो हमारे पास 2014 के सन की बात की जाए तो 65.3 मिलियन टन हमारे पास अनाज था, जबकि इट वॉज दिस मच मोर देन द मिनिमम बफर। यानी कि आप देखोगे 2014 में, आपको ग्राफ इसमें दिखाई देता हूँ, आप देखिए 2014 के अंदर जो दिखाया गया है, कितना दिखाया गया है 2014 में, 2014 में हमारे पास होना चाहिए सिर्फ 214, लेकिन हमारे पास है कितना, लगभग 529, यानी कि कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा था। सॉरी, ये ग्राफ आई थिंक 2020-21 का है, 2019 का, मेरी बुक में शायद 2021 का, मेरी बुक में यहाँ पर 2020-21 का दिया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इस ग्राफ को आप, मतलब ये थोड़ा अपडेटेड ग्राफ है, वो जो पीछे जो आंकड़े दिए गए हैं वो पुराने दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि बुक्स वगैरह आपको पता है अपडेट होती रहती है थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि अनाज जो है हमारे पास कितना, अप्रैल के अंदर भी देख सकते हो आप, हमारे पास दोनों में कितना डिफरेंस है। फिर आगे आप जुलाई में देखोगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंस काफ़ी देखने को मिलेगा। तो हर जो समय पे आप देख रहे हो, ये ऊपर की जो लाइन है ब्लू वाली, ये हमारे पास कितना है वो दिखा रही है, और रेड वाली जो है कितना होना चाहिए नॉर्म्स के हिसाब से वो दिखा रही है। तो ऑब्वियसली हम हर क्षेत्र में आ गए थे। However, these remained consistently higher than the buffer norm. तो हमने हर जगह पर देखा कि बफर नॉर्म्स के हिसाब से हमारे पास हमेशा हायर ही रहा है अनाज। The situation improved with the distribution of food grains under different schemes launched by the government. सरकार के द्वारा जब लॉन्च की गई अलग अलग स्कीम्स,
उससे सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव भी हुई है, यानी कि जो इतना अनाज हमारे पास एक्स्ट्रा था हमने गरीब लोगों में बांटा भी है, उससे थोड़ा फर्क भी पड़ा है ऑब्वियसली. There is a general consensus that high level of buffer stocks of food grains is very undesirable and can be wasteful. The storage of massive food stocks has been responsible for high carrying cost in addition to wastage and deterioration in grain quality. अब आपके पास अगर बफर स्टॉक से ज़्यादा अनाज पड़ा है तो ये कोई भी देश नहीं चाहेगा. अब क्यों नहीं चाहेगा, ये भी अपने पास एक्स्ट्रा स्टोर क्यों नहीं करना चाहेगा, इसके भी कुछ कारण है. इससे बहुत ही वेस्टफुल चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि जब आप इतने सारे स्टॉक को स्टोर करोगे तो आपको कॉस्ट भी तो लगेगा ना भाई, स्टोरिंग कॉस्ट भी तो लगता है उसको, तो वो बढ़ जाएगा. दूसरी चीज़, इससे वेस्टेज बढ़ जाएगी, ज़्यादा पड़ा होगा वेस्टेज भी ज़्यादा होगी. और डिटेरियोरेशन ऑफ ग्रेन क्वालिटी, ग्रेन्स की क्वालिटी भी तो बड़ी बड़ी ख़राब होती जाएगी ना. ग्रेन से अनाज को क्या आप 10 साल तक थोड़ी स्टोर कर सकते हो. तो ये सब कारण थे जो ये बफर स्टॉक से ज़्यादा हमारे पास अनाज था उसको हम बांटने पे, समझो कि बांटना हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ. फ्रीजिंग ऑफ MSP फॉर अ फ्यू ईयर्स शुड बी कंसिडर्ड सीरियसली. MSP को भी फ्रीज कर दिया गया. फ्रीज करने का मतलब उसको बढ़ाया नहीं गया, उसको जहाँ था वहीं रख दिया गया. द इंक्रीज फूड ग्रेन्स procurement at enhanced MSP is the result of the pressure exerted by the leading food grain producing states such as Punjab, Haryana, Andhra Pradesh, etc. अब बताया गया है इंक्रीज्ड फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट एट एनहांस्ड MSP, यानी कि बढ़े हुए दाम के ऊपर ग्रेन्स को खरीदने का जो प्रेशर जो था वो बनाया गया कुछ स्टेट्स के द्वारा, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश. ये स्टेट्स थी भाई, ये तो सिर्फ अनाज प्रोड्यूस करते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में करती हैं. अभी ज़्यादा अनाज प्रोड्यूस करेंगी तो ऑब्वियसली अब समय के साथ महंगाई तो बढ़ रही है, फिर ये थोड़ा महंगे दामों पे सरकार को या यानी कि MSP बढ़ाने पे भी इन्होंने डिमांड किया और इस प्रकार से MSP भी बढ़ गई और सरकार को उसको खरीद कर फिर स्टॉक कहाँ रखे सरकार, तो समस्याएं उत्पन्न होती ही रही उनके सामने. Moreover, as the procurement is concentrated in a few prosperous regions, Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, and to the lesser extent in Bengal, and mainly two crops, wheat and rice, increase in MSP has induced farmers, particularly in surplus states, to divert land from production of coarse grains. अब क्या हुआ, जब सरकार ने MSP को बढ़ाना रोक दिया तो जो ये स्टेट्स थी पंजाब, हरियाणा जैसी, इन स्टेट्स के अंदर किसान ज़्यादा क्या उगाते थे, गेहूँ और चावल. ठीक है, अब ये स्टेट्स के अंदर जो गेहूँ चावल उगाते, अब लोगों ने देखना शुरू किया अभी गेहूँ और चावल का दाम तो बढ़ नहीं रहा, वो तो रुक गया. अब उनका ध्यान कहाँ गया, दूसरी ग्रेन्स की तरफ गया, कॉर्स ग्रेन्स की तरफ गया. वो फिर दूसरी ग्रेन्स की तरफ ज़्यादा वो आकर्षित हुए ताकि पैसा ज़्यादा मिले एटलीस्ट. विच इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द पुअर टू द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड वीट. अब गरीब लोग जो है आपको पता है ज्वार बाजरा भी खाते हैं. ठीक है, गेहूँ महंगा होता है, ज्वार बाजरा वगैरह ये चीज़ें भी लोग खाते हैं. ठीक है, तो अब जो किसान थे उनका जो डाइवर्जन था वो गेहूँ और अनाज को छोड़कर दूसरी फसलों के ऊपर भी फोकस बढ़ गया उनका. द इंटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इन द कल्टिवेशन ऑफ राइस हैज़ ऑल्सो लेड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड फॉल इन द वाटर लेवल, थ्रेटनिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन दीज स्टेट्स. अब यहाँ पर देखिए सरकार ने जो MSP को रोक दिया उसका फ़ायदा हमको ये हुआ कि किसान जो थे उन्होंने दूसरी फसलों की तरफ अपना रुख किया और दूसरी फसलें जो थी उनके उगाने से पहली बात तो लोगों को ज़्यादा सस्ते दाम पे और ज़्यादा अनाज प्रोवाइड करवाने में मदद मिली. दूसरी चीज़ यहाँ पर फ़ायदा ये हुआ, जैसे कि चावल की बात की, चावल जैसी फसल जो है, चावल को उगाने में बहुत सारे पानी का यूज़ होता है. इससे एनवायरनमेंट के अंदर पानी की जो कमी हो रही है और इवन वाटर लेवल जो है धरती के नीचे वो भी गिरता जा रहा है. इससे एग्रीकल्चर की सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लग गया कि भाई क्या आने वाले समय में भी इन स्टेट्स के अंदर पानी अवेलेबल नहीं होगा तो कैसे ये खेती करेंगे. तो इसलिए MSP को रोक कर सरकार ने वहाँ पर थोड़ा किसानों को डाइवर्ट किया. The rising minimum support prices have raised the maintenance cost of procuring food grains by the government. Rising transportation and storage cost of the FCI are other contributing factors in this increase. अब MSP जो है वो बढ़ता जा रहा है, आपको पता है हर समय हम देखते हैं भी महंगाई बढ़ रही है तो ऑब्वियसली किसान भी तो बोलेंगे ना, पिछले साल 1100 में हमने बेचा था अनाज, अब कम से कम 1200 तो मिलना चाहिए, 1300 तो मिलना चाहिए, महंगाई बढ़ रही है. तो ऐसे में
जो फूड ग्रेन्स जो सरकार स्टोर करती है लेकर, उसके मेंटेनेंस कॉस्ट में भी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, राइजिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ गया, फिर स्टोरेज कॉस्ट भी बढ़ गया है, जो कि एफसीआई के द्वारा दिया जाता है या लिया जाता है एक्सेट्रा, जो भी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो स्टोर करती है। तो इन सब फैक्टर्स ने फूड ग्रेन्स की कीमतों में बढ़ोतरी करने में कंट्रीब्यूट किया है। एज पर द NSSO रिपोर्ट नंबर 558 इन रूरल इंडिया, ये रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए, NSSO रिपोर्ट जो है, द पर पर्सन पर मंथ कंजप्शन ऑफ राइस हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 6.38 kg इन 2004-5 टू 5.98 kg इन 2011-12। यानी कि जो लोग चावल खाते हैं वो लगभग एक महीने में 6.38 kg यानी कि लगभग 6 से ज़्यादा किलो खाते थे 2004-5 में। अब 2011-12 में वो घटकर 6 के अंदर आ गया। पहले 6 से ज़्यादा था, अब वो 6 के अंदर आ गया 5 साल के अंदर। इन अर्बन इंडिया द पर पर्सन पर मंथ कंजप्शन ऑफ राइस टू हैज़ डिक्लाइंड। अब अर्बन शहरों की बात की जाए, गांव की बात की हमने, शहरों की बात की जाए अगर, तो वहाँ भी 2004-5 में इसकी जो क्वांटिटी वो थी 4.71 kg, जो गिरकर 4.49 kg यानी 4.5 किलो से घटकर वो लोग 4.5 किलो के अंदर आ गया ये आंकड़ा, यानी कि डाइट कम हुई लोगों की। Per capita consumption of PDS rice has doubled in rural India and increased by 66% in urban India since 2004 and 5। अब PDS के अंदर जो राइस वगैरह मिलता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, उसमें रूरल इंडिया में डबल हो गया अभी, यानी कि 66% की बढ़ोतरी हुई है अर्बन एरिया के अंदर, यानी कि रूरल एरिया में डबल हो गया है। और शहरों की बात की जाए तो 66% की बढ़ोतरी हुई है यहाँ पर। पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ पीडीएस व्हीट हैज डबल्ड। पीडीएस व्हीट जो है पीडीएस में मिलने वाला, उसका भी कंजप्शन डबल हुआ है रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया में, दोनों ही जगह पर वो डबल हो गया। तो ये भी सोचने वाली बात है। Now, PDS dealers are sometimes found resorting to malpractices like diverting the grains to open market to get better margin, selling poor quality grains at ration shops, irregular opening of the shops, etc. PDS डीलर्स जो होते हैं ना, वो कुछ मेल प्रैक्टिसेस करते हैं। कौन कौन सी, जैसे कि बताया मैंने, बेटर मार्जिन उनको मिल सके उसके लिए क्या करते हैं, वो ओपनली वो मार्केट में बेच देते हैं। जो अनाज सरकार की तरफ से सस्ते दाम पे बेचने के लिए आता है गरीबों के लिए, उसको वो लोग बड़े दुकानदारों को बेच देते हैं, जो कि गलत है। फिर गरीब लोगों को राशन की दुकान में ख़राब पुअर क्वालिटी का अनाज देते हैं। और तीसरी प्रॉब्लम ये होती है कि ये दुकानें जो हैं राशन की, ये रेगुलर खुलती हुई दिखाई नहीं देती। जब भी जाओ तो इन पे ताला ही लगा होता है, तो आदमी कितने चक्कर लगाएगा। It is common to find that ration shops regularly have unsold stocks of poor quality grains left. This has proved to be a big problem. अक्सर देखने को मिलता है कि इन शॉप्स के अंदर पुअर क्वालिटी ग्रेन्स जो होते हैं वो अक्सर पड़े ही रहते हैं। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। When ration shops are unable to sell a massive stock of food grains piles up with the FCI. In recent years, there is another factor that has led to the decline of the PDS. अब क्या होता है कि जो फूड ग्रेन्स सेलअप नहीं होंगे, बिकेंगे नहीं फूड ग्रेन्स जो राशन की दुकानों पे, तो क्या होगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी पुअर है इसलिए लोग उसको नहीं खरीद रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास ये अनाज वापस जाएगा और वहाँ पर फिर स्टोर होता रहेगा, पड़ा रहेगा और पड़ा पड़ा खराब ही हो जाएगा। तो ये समस्या भी आती है। ये भी एक रीज़न है कि जो राशन की दुकानें हैं वो फूड ग्रेन्स को सेल कर पाने में भी सक्षम नहीं हो पाती हैं। इसी कारण से पीडीएस के अंदर डिक्लाइन भी आया है, यानी कि पीडीएस अब गिरने लगा है। Earlier, every family, poor and non-poor, had a ration card with a fixed quota of items such as rice, wheat, sugar, etc. These were sold at the same low price to every family. The three types of cards and the range of prices that you see today did not exist. A large number of families could buy food grains from the ration shop subject to a fixed quota. पुराने समय की बात की जा रही है, यानी कि 2000 में जब इसको चालू किया गया था उस समय अगर बात की जाए तो पुअर और नॉन पुअर फैमिली जो थी उन दोनों को ही राशन कार्ड उनके पास होते थे और उनको फिक्स कोटा में, फिक्स्ड अमाउंट में अनाज मिलता था, जैसे कि दाल, चावल, गेहूँ और चीनी जैसी चीज़ें भी मिलती थी। और ये लोवेस्ट प्राइस पे इनको बेचा जाता था और डिपेंड करता था उनके कार्ड के ऊपर, यानी कि ऐसा नहीं है कि सबको एक ही दाम पे मिलता था।
जो कार्ड बनाया जाता है उस कार्ड के हिसाब से उनकी क्वांटिटी और उनका दाम थोड़ा सा डिफरेंस होता था उनके अंदर, ठीक है। बहुत सारी फैमिलीज जो थी वो राशन की दुकानों से फिक्स्ड कोटा में अनाज लेकर आती थी। इसके अंदर ऐसी फैमिलीज भी आती थी जिनकी इनकम काफ़ी लो होती थी, जो कि बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन से थोड़ा सा ही ऊपर होते थे। यानी कि लो इनकम का मतलब बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, और कोई जो फैमिली जिसकी इनकम थोड़ी सी उससे ज़्यादा है तो उसको हम वैसे तो एपीएल गिन सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको भी इसका फ़ायदा दिया जाता था। नाउ विद TPDS ऑफ 3 डिफरेंट प्राइजेस, एनी फैमिली अबव द पॉवर्टी लाइन गेट्स वेरी लिटिल डिस्काउंट एट द रेशन शॉप। अभी TPDS जो चालू हुआ है उसके मुताबिक कोई भी फैमिली जो है डिपेंड करता है, एपीएल की बात की जा रही है, बीपीएल को तो राशन सस्ते में मिल ही रहा है, लेकिन अगर वो एपीएल है, अबव द पॉवर्टी लाइन है, तो उसको बहुत ही कम डिस्काउंट दिया जाता है राशन की दुकान में। यानी कि अगर आप राशन की दुकान में जाकर लेते हो तो क्वालिटी डिटेरियोरेट मिलेगी, आपको क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी, और दूसरा दाम भी दूसरे मार्केट से मिलने वाले से ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए लोग जो है यहाँ पर कम जाते हैं। द प्राइस फॉर एपीएल फैमिली इज ऑलमोस्ट एज हाई एज ओपन मार्केट प्राइस। एपीएल फैमिली के लिए उतना ही प्राइस है जितना ओपन मार्केट में मिलता है। तो भाई आप ओपन मार्केट से लोगे ना जाके, अनाज की दुकान से क्यों लोगे? सो देर इज अ लिटिल इंसेंटिव फॉर देम टू बाय दीज आइटम्स फ्रॉम द रेशन शॉप। इसीलिए बहुत ही कम फ़ायदा मिल पाता है लोगों को राशन की दुकान से ये लेने से, इसलिए लोग यहाँ ज़्यादा नहीं लेते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी। The cooperatives are also playing an important role in food security in India, especially in the southern and western parts of the country. The cooperative societies set up shops to sell low price goods to poor people. For example, out of all fair price shops running in Tamil Nadu, around 94% are being run by the cooperatives. In Delhi, Mother Dairy is making strides in provision of milk and vegetables to the consumers at controlled rate decided by the government of Delhi. अब कॉपरेटिव्स इसमें एक और नया अध्याय लेकर आए। कॉपरेटिव्स जिनको हम कहा जाता है कॉपरेटिव सोसाइटीज। कॉपरेटिव जो होती हैं ये चीज़ों को गरीब लोगों तक काफ़ी कम दाम पे पहुंचाने का काम करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तमिलनाडु में जितनी भी फेयर प्राइस शॉप्स है ना, उनमें लगभग 94% जो है वो कॉपरेटिव्स रन करती हैं। वैसे ही दिल्ली के अंदर मदर डेयरी का नाम तो आपने सुना ही होगा, गुजरात में भी सुना है हम लोगों ने। तो मदर डेयरी जो है वो आम लोगों तक दूध और वेजिटेबल्स पहुंचाने का काम करती है एट अ कंट्रोल्ड रेट एज डिसाइडेड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। यानी कि जैसे आज आप मॉल्स वगैरह के अंदर जाते हो ना, तो वहाँ भी अगर वो चाहे, जैसे रिलायंस मॉल है, जियो मार्ट आता है आजकल, तो ये क्या करते हैं, ये इकट्ठा सामान खरीद लेते हैं किसानों से। अब मार्केट के अंदर भाई प्याज का रेट 80 रुपये हो गया, लेकिन इन्होंने इकट्ठा खरीद रखा था। अब उस बफर स्टॉक को ये ओपन कर देंगे पब्लिक के लिए, ये 40 रुपये किलो भी बेच सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तो 10 रुपये किलो खरीदा होगा। तो ऐसे अगर किया जाए तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ये कॉपरेटिव्स इसी तरफ काम कर रही हैं। अमूल जो है वो एक और सक्सेस स्टोरी है कॉपरेटिव्स की। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो कि गुजरात से बनाए जाते हैं। इट इज़ ब्रॉट अबाउट द वाइट रेवोल्यूशन इन द कंट्री। वाइट रेवोल्यूशन अमूल जो है वो लेकर आया एक तरह से भारत के अंदर। These are a few examples of many more cooperatives running in different parts of the country, ensuring food security of different sections of the society. तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने देखे कॉपरेटिव्स के, जो कि भारत के अलग अलग पार्ट्स में काम कर रहे हैं और आम लोगों तक, सोसाइटी तक फूड सिक्योरिटी को प्रदान करते हैं, लेकर जाते हैं। सिमिलरली इन महाराष्ट्र, अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, जिसको ADS कहा जाता है, Academy of Development Science, has facilitated a network of NGOs for setting up grain banks in different regions. तो यहाँ पर ADS जो है उन्होंने अलग अलग NGOs का एक नेटवर्क बनाया है ताकि ये ग्रेन बैंक्स बनाए अलग अलग एरियाज़ के अंदर। ADS organizes training and capacity building programs on food security for NGOs. Grain banks are now slowly taking shape in different parts of Maharashtra. यहाँ पर NGOs को ट्रेनिंग दी जाती है, उनको कैपेसिटी बताई जाती है कैसे आप इस प्रोग्राम को बिल्ड कर सकते हो, और आज ये इतना पॉपुलर हो गया कि भारत के अलग अलग पार्ट्स में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
ADS efforts to set up grain banks to facilitate replication through other NGOs and to influence the government's policy on food security are thus paying rich dividends. The ADS Grain Bank program is acknowledged by successful and innovative food security intervention. अब ये जो ग्रेन बैंक्स जो है ये ज़्यादा ग्रेन्स लोगों तक पहुंच सके, यानी कि हर एक व्यक्ति जो है वो एक फूड सिक्योरिटी उसको प्राप्त हो, इसके लिए काम कर रहे हैं. That's all for the chapter.